नमस्कार। डेट के प्रहार में आप सब दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं अनिल शर्मा। शुरुआत करेंगे एक ऐसी बड़ी खबर के साथ। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का एक बड़ा बयान जो है वो देखने को मिला है। हालांकि ईद की नमाज जो है वो अदा करने के बाद पत्रकारों के साथ बातचीत करते हुए उन्होंने कई सारे सरकार पर ही गंभीर आरोप पर दिए गए हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि ये बेबुनियाद जो है लोगों को हिरासत में लिया गया है। पुंछ हमले को लेकर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का बड़ा बयान जो है इस वक्त देखने को मिला है और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला इस समय क्या कुछ कह रहे हैं सीधा हम आपको सुनवाएंगे और आपको लिए चलेंगे। आपको बताएंगे कि पुंछ हमले को लेकर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का एक बड़ा बयान। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि बेगुनाहों को हिरासत में लिया गया है, उनको पूछताछ की जा रही है, उन्हें मारा जा रहा है। ये डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जो है वो कहते हुए नजर आए हैं। आइए सीधा हम आपको वो सुनवाते हैं। आज जब इनने पुंछ में कार्रवाई शुरू की है उसमें बेगुनाहों को नहीं पकड़ना चाहिए, इसकी तरफ इनको ख्याल रखना चाहिए। गलती इनकी है और बेगुनाह लोगों को ये पकड़ते हैं फिर उनको बहुत सख्त मारपीट करते हैं। ये गलत तरीका है, ये नहीं होना चाहिए। आज आपने नमाज खुद पढ़ी है खुशअस्लूबी के साथ, रमजान का मुबारक महीना निकल गया, लेकिन बदकिस्मती से तवारी की जामे मस्जिद ताला बंद के नजर आज भी। मुझे बहुत अफसोस है, ये होना नहीं चाहिए। हर जगह नमाज पढ़नी चाहिए और लोग आराम से पढ़ना चाहते हैं, पढ़नी चाहिए। और मौलवी फारूक साहब, उमर फारूक साहब को भी छोड़ना चाहिए कि वो भी इसमें शामिल होते, लोगों के सामने खिताब करते और अच्छी बातें लोगों को सुनाते, जिससे कि लोग अमन में रहें और जो ये बुराइयां हैं उनको दूर कर सकते थे। जिस तरह लोगों के जज्बात दरगाह से जुड़े हुए हैं, जामिया मस्जिद के साथ कितनी उसकी इंपॉर्टेंस है तवारी के हिसाब से? सीधा बेबुनियादी जो है वो कहते हुए नजर आए हैं और बेगुनाह को जो है वो पकड़ा गया है। इस तरह से डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला सीधा सुरक्षा एजेंसियों पर सवाल उठाते हुए नजर आए हैं। विवादित बयान जो है एक बार फिर से डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जी की तरफ से आए हैं। उन्होंने कहा कि उमर फारूक को भी रिहा करना चाहिए, हालांकि उन्हें भी यहां पर आने की इजाजत दी जानी चाहिए थी। और इसके साथ साथ इस वक्त डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की बात को आप सुन रहे थे, उनका यह कहना है कि बेगुनाहों को हिरासत में लिया जाता है, पिटाई की जाती है, ये सरकार की गलती है, प्रशासन का फेलियर है, वहां की सुरक्षा एजेंसियों का फेलियर है। ये डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला सीधा सुरक्षा पर जो है वो सवाल उठाते हुए नजर आए हैं। उन्होंने कहा कि ये सुरक्षा में सेंध लगी है, सुरक्षा में चूक हुई है, ये डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला कह रहे हैं। और इसके साथ साथ बढ़ते हैं अगली खबर के साथ। वो बेहद भावुक पल वाली खबर मैं इस वक्त आपको बताने जा रहा हूं, जिसमें हर एक देशवासी की वो आंखें नम हुई हैं इस वक्त। इससे पहले डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला तो कह रहे हैं कि ये बेगुनाहों को हिरासत में लिया जा रहा है, मगर वो 5 परिवार, हालांकि 5 वीर तो जो है वीर गति को प्राप्त हुए हैं, मगर उनके साथ साथ ये 5 वीर नहीं, उनके 5 परिवार। आज उन 5 परिवारों की मैं बात करूंगा और उन 5 परिवारों को लेकर भी आपके सामने पूरी बात रखूंगा और किस तरह से आपको बता दें कि किसके सिर से उठा है साया। हालांकि किसके सिर से उठा है साया और किसी के साथ साथ आपको ये बता दें कि पिता का साया उठा है और किसी का सुहाग उजड़ा है। आज इस पर भी बात होगी। पुंछ हमले के अंदर 5 वीर जवानों को हमने खोया है और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि किस तरह से माओ की बात करता हूं, आज माओ की बात करूंगा, उन सुहाग की बात करूंगा और किस तरह से वो नन्ही से जो बच्ची है या फिर उनके बच्चों की बात करूंगा। ये बेहद भावुक पल है, जिस भावुक पल पर आज मैं एक एक कर बात करूंगा। ये बड़ी जानकारी अपने दर्शकों को अपडेट कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि अगली खबर जो है वो बेहद भावुक पल करने वाली है और भावुक पल की बात करूं तो किस तरह से बड़ी जानकारी इस वक्त अपने दर्शकों को अपडेट करने की कोशिश कर रहा हूं। और जम्मू कश्मीर की बात करता हूं। जम्मू कश्मीर के पुंछ इलाके में जो है इस वारदात को जो है वो अंजाम दिया जाता है और घात लगाए विदेशी आतंकी भारत के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर घुसे और वो भावुक पल। और इसके साथ साथ आपको बता दूं कि सिपाही हरिकृष्ण सिंह की बात करता हूं। आज एक एक कर मैं बात करूंगा और इनके पहलुओं पर हम जाएंगे। और ये भावुक पल आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के अंदर तस्वीर इस वक्त बेहद हैरान करने वाली। सिपाही हरिकृष्ण सिंह की बात करें तो जिस तरह से सेवा में तैनात थे, पंजाब के रहने वाले थे और राष्ट्रीय राइफल एक ऐसी राष्ट्रीय राइफल है जो लगातार पाकिस्तानियों को और उनके गुर्गों को जो यहां पर शरण देते हैं उनको लगातार उसी तरह से ऑपरेशन कश्मीर के अंदर जो है लगातार धाराशाही कर रही थी।
मगर घात लगाए वो आतंकी। किस तरह से घात लगाते हैं। और वहां पर जब सेना वाहन में वो लौट रहे थे और अपने काफिले की ओर आगे बढ़ रहे थे, घात लगाए वो आतंकी। ये बेहद भावुक पल, तस्वीरें आप देखेंगे हैरान हो जाएंगे और दंग रह जाएंगे। ये पूरे देशवासी शत शत नमन करते हैं और हमारी पूरी टीम सिपाही जिस तरह से हरिकृष्ण जी की बात करते हैं तो उन्हें शत शत नमन करते हैं। ये इस वक्त भावुक पल की तस्वीरें लगातार हम आपको एक एक कर दिखा रहे हैं और सर्वोच्च बलिदान की बात करते हैं। तो इस वक्त आपको बता दें, किसी के सिर से उठा है पिता का साया। ये एक बेहद भावुक पल है और इसके साथ साथ किसी का उजड़ा है सुहाग और कहीं ना कहीं भावुक करने वाले ये पल हैं और रुला देंगी ये शहीदों के परिवारों की तस्वीरें। और जो शहीदों के परिवारों की तस्वीरें हैं इस वक्त हम आपको स्क्रीन पर भी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और आतंकियों को बख्शा नहीं जाएगा और ये कड़ी चेतावनी जो है दे दी गई है और आतंकियों को जल्द ही ढूंढ निकाला जाएगा और उनको उनके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। और ये भावुक पल करने वाली जो तस्वीरें हैं उनके परिवार की एक एक कर आज उन्हें श्रद्धांजलि जो है अर्पित की जा रही है। पूरा देश जो है उन्हें अंतिम विदाई जो है वो देता हुआ नजर आ रहा है और परिवार और गांव में जो है पूरी तरह से मातम जो है वो पसरा हुआ है। हालांकि पैतृक गांव की बात करता हूं, उस पैतृक गांव की जहां पर सिपाही हरिकृष्ण सिंह जन्मे और वहां पर उनका लालन पोषण हुआ और बड़े होकर ये उम्मीद थी कि परिवार के अंदर परिवार के साथ साथ देश की सेवा करूंगा। मगर देश की सेवा करते करते जो है, हालांकि एक माँ तो यहाँ पर जरूर है, एक माँ यहाँ जरूर है और दूसरी तरफ अपनी जो देश की सेवा और देश की धरती माँ के लिए जो है उन्होंने अपना बलिदान दिया है। और ये कहीं ना कहीं कोई भी व्यक्ति, आने वाली पीढ़ी भी और सिपाही हरिकृष्ण सिंह को नहीं भूलेगी और उनके इस सर्वोच्च बलिदान को याद रखेगी। और इसके साथ साथ जिस तरह से राष्ट्रीय राइफल की बात करते हैं, राष्ट्रीय राइफल पर भी मैं आज बात करूंगा। और राष्ट्रीय राइफल एक ऐसी राष्ट्रीय राइफल है जो लगातार कश्मीर के अंदर रहकर ऑपरेशंस में तैनात रहती है और ये एक ऐसे जिस तरह से वेल ट्रेन्ड जिसे कहते हैं, ये एक ऐसी राष्ट्रीय राइफल है। मैं बाकी वाली भी राष्ट्रीय राइफल के साथ साथ जिस तरह से हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस, पैरामिलिट्री फोर्सेस, जिस तरह से पैराट्रूपर्स की बात करूंगा, हर एक आर्मी का जवान, हर एक बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस का जवान जो है वो वेल ट्रेन्ड होता है। मगर वहीं पर राष्ट्रीय राइफल एक ऐसी राष्ट्रीय राइफल होती है जो वेल ट्रेन्ड होती है। ये जिस तरह से सिपाही हरिकृष्ण सिंह की बात करता हूं तो एक ऐसे वेल ट्रेन्ड जो थे और पूरी तरह से कई सारे ऑपरेशंस में लीड करते थे और काउंटर टेरर ऑपरेशंस में ये आगे रहते थे। ये बेहद भावुक पल करने वाले हैं। और इसी के साथ साथ आपको बताएंगे कि जिस तरह से लांस नायक दिवशेष वैसवाल की बात करता हूं, आज उनका भी जो पार्थिव शरीर है उनके पैतृक गांव में वहां पर पहुंचा। और इससे ठीक पहले आपको बताएंगे कि किस तरह से यहां पर पाकिस्तान के मुर्दाबाद के नारे लगे हैं और भारतीय सेना जिंदाबाद, और इसके साथ साथ वैसवाल अमर रहे के नारे लगे हैं। आपको बताते हैं इस रिपोर्ट में। एक एक कर आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और बेहद भावुक पल है। और जिस तरह से पाकिस्तान और को मुंह तोड़ जवाब देने की बात की जा रही है और इसी के साथ साथ आगे जिस तरह से ये तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और बेहद भावुक तस्वीरें हैं और जो साफ तौर पर दर्शाई जा रही हैं और कहीं ना कहीं आज उनके पैतृक गांव में उनके पार्थिव शरीर को वहां पर ले जाया गया है और हर एक व्यक्ति जो है उन्हें नम आंखों से जो है वो श्रद्धांजलि अर्पित करता है और हम भी नमन करते हैं उनकी इस शहादत को। और पूरा देश उन्हें याद रखेगा, आने वाली पीढ़ियां भी उन्हें याद रखेगी। और जिस तरह से मैंने आपको बताया कि लांस नायक वैसवाल जी की बात करूं तो जिस तरह से
उनके परिवार में लगभग वर्ष 2021 में उनकी शादी हुई। 2021 में उनकी शादी हुई थी, ये आप याद रखिएगा। और किस तरह से अपने पीछे अपने परिवार को किस तरह से छोड़कर चले गए हैं। हालांकि देश की सेवा करते करते अपने प्राणों की उन्होंने आहुति दी है। राष्ट्रीय राइफल में, मैंने राष्ट्रीय राइफल का जिक्र करता हूं तो हर एक व्यक्ति का जो है सीना चौड़ा होता है, और आज हमारा भी सीना इसी तरह से चौड़ा है। मगर इंतजार है उस पल का कि भारत सरकार उन दहशतगर्दों को मुंह तोड़ जरूर जवाब देगी। और इसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से मैंने हरिकृष्ण जी की बात की और भैंसवाल जी की बात की है, और इसी के साथ साथ लांस नायक कुलवंत सिंह की बात करूंगा। कुलवंत सिंह की मैं आज बात करना चाहूंगा, और ये भी रहने वाले पंजाब के थे। और इससे पहले आपने भैंसवाल जी को देखा, वो उड़ीसा के रहने वाले थे, और ये भी पंजाब के रहने वाले हैं, और इन्हीं के पैतृक गांव की बात करते हैं। और हजारों की संख्या में, और जिस तरह से मैंने आपको बताया, लांस नायक कुलवंत सिंह को जो है यहाँ पर श्रद्धांजलि दी जा रही है, और पैतृक उनका गांव, और यहाँ पर हजारों की संख्या में उन्हें देखने के लिए उनकी जिस तरह से आपको बता दें कि यहाँ पर पहुंचे हुए हैं आस पड़ोस के लोग, गांव के लोग जो है वहां पर पहुंचे हुए हैं कि उन्हें अंतिम विदाई जो है वो दी जाए, श्रद्धांजलि अर्पित की जाए। और ये बेहद भावुक पल है, बेहद भावुक पल है, चौंकाने वाले पल है, और हर एक देशवासी की आंखें नम होती हैं। और वहीं पर हवलदार मनदीप सिंह की बात करना चाहूंगा। हवलदार मनदीप सिंह ये भी पंजाब के रहने वाले हैं, और ये तस्वीर हवलदार मनदीप सिंह की है। सेना का वाहन, जहां पर कभी इस सेना के वाहन में मनदीप सिंह बैठे होंगे, मगर उसी तरह से पुंछ में सेना के ही वाहन में वो बैठे हुए थे, मगर घात लगाए वहां पर विदेशी आतंकी आते हैं और ताबड़तोड़ जो है उन पर जो पूरी तरह से उस काफिले पर जो है हमला करते हैं। और इसी के साथ साथ जिस तरह से वो वीर गति को प्राप्त हुए हैं, और हर एक व्यक्ति चाहता है कि पाकिस्तान को उसी की भाषा में जो है वो जरूर जवाब दिया जाए। जिस तरह से हवलदार मनदीप सिंह की बात की है, भैंसवाल जी की बात की है, सिपाही हरिकृष्ण जी की बात की है, और इसी के साथ साथ सेवा सिंह की बात करना चाहूंगा। सिपाही सेवा सिंह, उन्होंने भी देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया है, और इस वक्त उन्हीं की परिवार से तस्वीरें किस तरह से भावुक करती हैं। ये बेहद भावुक पल हैं, और भावुक करने वाले वो पल हैं जो लगातार मैंने एक एक कर उन सिपाही और लांस नायक, देश के वो वीर, जिस तरह से भारतीय सेना में रहकर, राष्ट्रीय राइफल में रहकर उन्होंने जो है अपनी सेवा दी। हमारे साथ आज एक ऐसे मेहमान हैं, वो भी भारतीय सेना के साथ ताल्लुकात रखते हैं और अपनी सेवा दे चुके हैं। और सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैप्टन अनिल जी हमारे साथ हैं। कैप्टन अनिल जी, सबसे पहले तो उन 5 वीरों को मैं सल्यूट करना चाहता हूं, और उन दहशतगर्दों के लिए मैं सबसे पहले आपसे आप क्या कहना चाहेंगे। आज वो एक एक तस्वीर मैंने दिखाई, वो परिवार जहां पर हर एक परिवार के अंदर ऐसा कहते हैं कि 5 जो वीर हमने खोए हैं, हमने 5 वीर नहीं, उनके साथ 5 ऐसे परिवार खोए हैं जो आज पूरा देश उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। क्या कहना चाहेंगे आज के दिन को? सर, क्या आप आवाज सुन पा रहे हैं? कैप्टन अनिल जी, क्या आप आवाज सुन पा रहे हैं? तो जिस तरह से लगातार हम आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, और ये बेहद भावुक पल हैं, और हमारे साथ हमारे मेहमान कैप्टन अनिल जी वो भी ज्वाइन करेंगे, और उनसे भी हम इस विषय को लेकर बात जरूर करेंगे। और क्योंकि भारतीय सेना की बात हो रही है, राष्ट्रीय राइफल की बात हो रही है, सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और बेहद भावुक पल और बेहद जो है ये तस्वीरें इस वक्त हम देख पा रहे हैं कि पैतृक गांव में तमाम हमारे भारतीय सेना के जवान, हमने तो 5 शूरवीर खोए हैं, और मगर मैं ये कहना चाहूंगा, और उनके साथ साथ उन 5 परिवारों को भी बात करना चाहूंगा आज। हालांकि विदेशी आतंकी यहां पर घुसते हैं, पुंछ के अंदर जाते हैं, और उसके बाद घात लगाते हैं, घात लगाने के बाद ये बड़ा हमला करते हैं।
सर आवाज सुन पा रहे हैं? हेलो सर क्या आपको आवाज आ पा रही है मेरी? हाँ, आप मेरे से बात कर रहे हैं? जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं सर, आपका तो पहले बहुत बहुत स्वागत है और मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आज जो है पार्थिव शरीरों की बात करूंगा, पैतृक गांव में वो जो पार्थिव शरीर है वो पहुंचे हैं और बेहद भावुक पल हैं। वो तस्वीरें काफी हैरान करती हैं और जिस तरह से 5 उन शूरवीरों को हमने खोया है। राष्ट्रीय राइफल एक ऐसी राष्ट्रीय राइफल है जो लगातार कश्मीर के अंदर उन दहशतगर्दों को पूरी तरह से खत्म किया है, मगर अब जम्मू रीजन के अंदर जिस तरह से एक बार फिर से एक्टिवेट करने की कोशिश की जा रही है, मगर कश्मीर में तो राष्ट्रीय राइफल ने मुंह तोड़ जवाब दिया, मगर ये एक एम्बिशन लगाकर जो है घात पहुंचाया जाता है। अनिल जी, ऐसा है कि देखिए, है तो बहुत दुखद घटना और नेचुरली जब जो भी कभी हमारे जो भी सैनिक हमारे जो शहीद होते हैं, जब गांव में आते हैं, घर में जब उनका जब पार्थिव शरीर आता है तो सारे भावुक होते हैं, क्योंकि सैनिक का खोना और उसका जाना सबको दुख देता है। घर वालों को तो है ही है, पर बाकी जो जितने साथ में होते हैं उनको भी, सारों को, गाँव में, कस्बे में, सूबे में, सबको दुख होता है। अब चीज ये है, ये देखने की बात ये है कि ये कैसे हुआ, कैसे है, क्यों हुआ है और इसका इलाज क्या है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो इंसिडेंट हुआ है इसमें एक तो पहली बात तो ये है कि गाड़ी जो है, देखिए फौज की जो गाड़ी थी, ये जो इनकी थी आरआर की, ये अकेली एक गाड़ी निकली हुई थी जो एसओपी के खिलाफ है बेसिकली, क्योंकि ऐसे गाड़ी एक अकेली नहीं जाती सड़क के ऊपर, उसके साथ में या तो एक एस्कॉर्ट साथ में होता है। और ये जा भी कहाँ रही थी, ये जा रही थी मार्केट, वहां से फ्रेश वेजिटेबल्स और दूसरी जो चीजें हैं जो इफ्तार के लिए जो है वो उसके लिए उन्होंने वो तैयारी कर रहे थे, तो ये गाड़ी उसके लिए डिप्यूट हुई थी। तो एक तो ये एसओपी में मैं कहूँगा हमारे चूक हुई है, कोई बात नहीं है, चलो अब आगे जो है इसके जो तोड़ निकालेंगे। पर दूसरी बात ये जो मिलिटेंट टेररिस्ट है जो ये यहाँ पे इधर से घूम रहे हैं, ये देखिए आप अगर इसको एक ऊपर से पूरा एक ब्रॉडर विजन से देखेंगे, सबसे पहले आर्मी कैंप के ऊपर अटैक होता है, वो टेररिस्ट जो है वो भाग जाते हैं, फिर उसके बाद डांगरी में होता है, वो टेररिस्ट भाग जाते हैं, और अब यहाँ पे इसके ऊपर हुआ है। और इनके पास आर्म्ड एम्युनिशन जो है वो स्टील बुलेट्स है जो मेड इन चाइना की हैं। तो इसका मतलब ये जो ग्रुप है, ये पूरा का पूरा ये जो भट्टा ढांगरी जो ये भट्टा दुराई जो ये फॉरेस्ट एरिया है, इसके अंदर ही ये छुपा हुआ है, ये बाहर नहीं निकलता। और इसके नेचुरली एक चीज सामने आती है कि इसको कहीं ना कहीं लोकल सपोर्ट मिल रहा है इनको, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता कि इतनी देर से ये ग्रुप उधर बैठा हो और उसको बिना खाने बिना कुछ उसको राशन के वो इतनी देर रह सके वहां। या तो उनकी हाइड आउट ऐसी है वहां पे जहां पे राशन वगैरह स्टॉक्ड है, नहीं तो दूसरा ये है कि लोकल जो है कोई ना कोई उसको उधर सप्लाईज दे जा रहे हैं, उधर से या इधर से या उधर से, कहीं ना कहीं से कुछ है। अब इसका संज्ञान ये सारे हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस ने और फौज वगैरह सब ने ले लिया। पीछे भी मैं आपसे जानना चाहता हूं, जिस तरह से आपने भी स्टील बुलेट्स का इस्तेमाल जो आप कह रहे हैं कि किया गया है, ये एक पूरा एम्ब्यूशन लगाया गया था, घात लगाकर चारों तरफ से सेना पर हमला किया जाता है, लगभग 36 से 50 राउंड दागे जाते हैं, उसके बाद ग्रेनेड हमला किया जाता है। ये लगातार तर्क जो है वो टटोलने की कोशिश की जा रही है। इस बीच ये भी जानकारी मिल रही है कि ये विदेशी आतंकी हैं जो लगातार इससे पहले ये घटना जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर आखिर देखने को नहीं मिली थी। ये असम या मणिपुर के अंदर ऐसा देखने को मिलता था, यहां पर नक्सलवाद जो है इस तरह की घटनाओं को अंजाम देता था, मगर जम्मू कश्मीर के अंदर ऐसा पहली बार देखने को मिला है। इससे पहले ठीक पुलवामा को दोहराने की कोशिश की गई थी और इसी के साथ साथ उरी की बात करते हैं, वहां पर भी इसी तरह का हमला करने की कोशिश की गई थी। क्या लगता है कि ये एक नई मॉडल स्प्रिंट है? अनिल जी, ऐसा देखिए, 1990 से जब ऑपरेशन टोपैक जनरल ज़ियाउल हक ने शुरू किया था और आज 2023 में वो ऑपरेशन टोपैक जो है वो उनका फेल हो गया। उन्होंने 1000 कट्स की जो पॉलिसी की थी, जिसके अंदर उन्होंने आर्म टेररिस्ट जो है कश्मीर घाटी के अंदर भेजे थे और बड़ी कोशिश की थी उन्होंने कि वहां पे किसी तरीके से भी अपराइजिंग हो, किसी तरीके से भी ये जो सारा जो हमारा बंदोबस्त है वो सारा कोलैप्स हो, पर उसके अंदर वो फेल हो गए। अब जो है उनको रियलाइज हो गया कि भाई देखिए ये तो हम कर नहीं सकते। इससे पहले उन्होंने लड़ाइयां की, इतनी हमारे साथ 4 लड़ाइयां कर ली, उसमें ही फेल हो गए। अब ये जो नया मॉडस ऑपरेंडी है ये यही है कि आप जो है
एक ग्रुप जो है उसके अंदर रहे और वो एम्बुश करता रहे, जहां उसको मौका मिलता है एम्बुश करे और फिर भाग जाए। अब ये जो चीज है, बिल्कुल सही बात है आपकी कि ये नया मॉडस ऑपरेंडी है। अब ये आईएसआई और पाकिस्तान फौज का जैसे बताया है उनको टेररिस्ट को, उसी हिसाब से ये कार्रवाई कर रहे हैं। अब इनके लिए जो है इनको ढूंढना और इनको न्यूट्रलाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है और उसी के लिए अब कार्रवाई चल रही है। अब आप देखिए, मैं आपको अभी यकीनन एक बता दूं, देखिए आपको भी पता होगा अभी जो यहाँ के रजौरी पुंछ के जो लोग हैं जिनके रिश्तेदार पाकिस्तान चले गए हैं, वहां से उनको जो है आईएसआई जो है उनको प्रेशराइज कर रही है कि आप अपने रिश्तेदारों से बात करो, उनको रेडिकलाइज करो, ताकि उनको उसके अंदर मिलाओ, ताकि वो जो है यहाँ पे ये टेररिज्म और मिलिटेंसी को बढ़ावा दें। और उसके अंदर भी कोई 50 के करीब बच्चे जो है, लड़के जो है और यूथ और बड़े जो हैं वो पीएसए के साथ में अरेस्ट हुए थे, जिसमें से अभी 28-30 के करीब उनकी शनाख्त करके उनको छोड़ दिया गया, पर अभी बाकी अंदर है। इसका मतलब ये जो सिस्टम है, ये सारा का सारा जो मोडस ऑपरेंडी जो 90 के दशक से है वो चेंज हो गया। मगर वहीं पर डॉक्टर फारूक कश्मीर में अब्दुल्ला तो कुछ कह नहीं रहे हैं, हो रहा। सर मैं आपसे जानना चाहता हूं, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला कह रहे हैं कि ये जहां पर पुंछ में जब सुरक्षा एजेंसियों ने कुछ लोगों को हिरासत में लिया है, संदिग्धों को हिरासत में लिया है, तो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला कह रहे हैं ये तो बेगुनाहों को हिरासत में लेती है, गलती सरकार की है, बेगुनाहों को हिरासत में लिया गया है और उन पर जो है कड़ा कठोर जो है कार्रवाई की जा रही है, उन्हें मारा जा रहा है। इस तरह से बयानबाजी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जी की सामने आई है, ये किस तरह से देखते हैं आप इस समय में? देखिए अनिल जी, ये जो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जी के बयान है ना, मैं तो कहूंगा कि ये हास्यजनक होते हैं और ये सिर्फ एक ही चीज करने के लिए होते हैं, कंट्रोवर्सी खड़े करने के लिए। मैं बार बार आपके चैनल पे भी और बाकी चैनलों से भी, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो भी मेरे साथ में प्रवक्ता कोई भी होता है तो उससे एक ही सवाल पूछता हूं कि सैयद सलाहुद्दीन जो है, ये यूसुफ शाह जो एक मास्टर था, उसको सैयद सलाहुद्दीन किसने बनाया? तो उसका जवाब वो नहीं दे सकते, क्योंकि ये नेशनल कॉन्फ्रेंस ही वो जमात है जिसने ये मिलिटेंसी सारी लाई है इस जम्मू कश्मीर के अंदर और जो लोगों को मरवाया है इसने। मैं कोई संकोच नहीं करता इसके अंदर करने कहने के लिए और किसी भी फोरम पे डिबेट करने के लिए इसमें कोई संकोच नहीं करता मैं। ये जो ये बयानात हैं इनके, ये इसी बयानात से इन्हीं लोगों ने, आपको पता है जब मिलिटेंसी जब शुरू हुई, इन्हीं के लोग थे जो एमएलए थे, जो मिनिस्टर थे, जो ये आर्म्स एम्युनिशन और जो मिलिटेंट्स अपनी गाड़ियों में इन्होंने ट्रांसपोर्ट किए हैं। इसका कोई जवाब नहीं है इनके पास। एक आखिरी सवाल तो आपसे करना चाहूंगा सर, मेरे पास समय कम है। एक आखिरी सवाल राष्ट्रीय राइफल का मैं जिक्र करना चाहूंगा। एक राष्ट्रीय राइफल एक ऐसी राष्ट्रीय राइफल है जो लगातार कश्मीर में ऑपरेशंस में लीड करती है। बिल्कुल लीड करती है, यहां पे भी करती है। बेसिकली मैंने आपको बताया ना, ये जो एसओपी में एक जो चूक हुई है, ये इसी वजह से ये घटना हुई है। अगर एसओपी फॉलो, देखिए जब पुलवामा हुआ उसके अंदर भी एसओपी फॉलो नहीं की गई। जब आप स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स फॉलो नहीं करेंगे तो उसके अंदर कोई ना कोई चूक होगी ऐसी। चलिए तो सर, बहुत बहुत शुक्रिया आज आपका ज्वाइन करने के लिए और बेहद अहम जानकारी देने के लिए। तो आपने देखा कि यह जरूर बदला जो है वो लिया जाएगा और भारतीय सेना जो है जल्द जो है पाकिस्तान को मुंह तोड़ करारा जवाब देगी। आज के कार्यक्रम में इतना ही, नमस्कार।